नमस्कार विद्यार्थियों। और अब तक आपने एथिक्स में ये देखा है कि एथिक्स के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। आपने ये भी देखा कि इस एथिक्स को निर्धारक इसके तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं। हमने ये भी देखा कि नैतिकता के आयाम को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। नैतिकता के सार तत्व के बारे में हमने बात किया। इसकी एथिक्स और मोरालिटी के बीच के डिफरेंसेस को भी हमने देखा। अब हम लोग आज से अभी जो देखने जा रहे हैं इस क्लास में, वो हम लोग देखेंगे यूथनेसिया जैसे टॉपिक को, जो कि अप्लाइड एथिक्स का मुद्दा है। आपको हमने कहा था शुरू में ही स्ट्रैटेजी की क्लासेस में हमने आपको बताया था कि प्रयोगात्मक नीति शास्त्र के ढेर सारे मुद्दे होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट हैं, वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन भी है, इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रयोगात्मक नीति शास्त्र प्रयोगात्मक नीति शास्त्र या अप्लाइड एथिक्स का ये इश्यूज भी है, ये अपने आप में मुद्दा भी है जो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम में। और आपको लगातार ढेर सारे मुद्दे, जैसे लिंग भेद के मुद्दे है ना, अबॉर्शन, बहुत सारी मानवीय समानता के, मॉब लिंचिंग, बहुत सारे मुद्दे हम लोग देखने जाएंगे और आपको काफ़ी ऑसम लगेगा। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ये यूथनेसिया शब्द जो है ये दो शब्दों से बना है। हिंदी में इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु। अब इसमें हमें नैतिकता और नैतिकता की बातें करनी है, देखनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयोगात्मक नीति शास्त्र क्या कहता है। प्रयोगात्मक नीति शास्त्र ये कहता है कि कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं कही जा सकती। किसी सिद्धांत के आधार पर वो कोई बात नहीं करता, परिस्थितियों के आधार पर ये बात की जाती है कि वो सही है या सही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे बहुत गंभीरता से और अच्छे तरीके से बात करेंगे। ये दो शब्दों से बना है, एक है ईयू और दूसरा है थनासिया। थनासिया, ठीक है, ईयू एंड थनासिया। ईयू का मतलब होता है गुड, इसका मतलब है शुभ, गुड या शुभ। और थनासिया का मतलब होता है डेथ, मृत्यु। तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ शुभ मृत्यु। अब मृत्यु तो कोई शुभ होती नहीं है, लेकिन वही बात है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अप्लाइड एथिक्स पढ़ रहे हैं। और इस अप्लाइड एथिक्स में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इस विषय पर कब, किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में इसे हम सही बताएंगे या इसे नैतिक बताएंगे। अन्यथा यह यूजुअली क्या है, डेथ कभी शुभ नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ कंडीशंस हैं। प्रयोगात्मक नीति शास्त्र कुछ कंडीशंस की बात करता है। इसके पहले कि हम इसके कंडीशंस पे आएँ और उन परिस्थितियों का हम अध्ययन करें, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि यूथनेसिया के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म्स या टाइप, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फॉर्म्स या टाइप पर। तो इसे दो आधारों पर देखा जाना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट एक आधार ये है पहले आधार पर, और सेकेंड बेसिस दूसरे आधार पर बात करेंगे। एक आधार पर हम इसे एक्टिव और पैसिव यूथनेसिया के नाम से जानते हैं। एक्टिव और पैसिव यूथनेसिया। ठीक है, दूसरे आधार के तहत हम इसे दो तीन भागों में बांट करके देखते हैं, जैसे वॉलेंटरी है ना, हिंदी में इसको कहेंगे स्वैच्छिक, उसके बाद अनैच्छिक इनवॉलेंटरी,
और उसके बाद है ये नॉन वॉलेंटरी। ठीक है, स्वैच्छिक, अनैच्छिक और गैर ऐच्छिक, आप ऐसा समझ सकते हैं हिंदी में स्वैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक और गैर ऐच्छिक कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश के टर्म ध्यान में रखेंगे। अभी आकर के बात करते हैं और एक छोटे से वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन से आपको दिखाएंगे। अब ये डेथ वेथ का वीडियो देखना कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, बट आपका सब्जेक्ट है, आपको बड़ा बुद्धिमत्ता विकसित करना है, बहुत सारी चीज़ें जाननी है, समझना है, तो जानना ही पड़ेगा। देखिए, एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है। एक्टिव यूथेनेसिया में कोई दूसरा व्यक्ति है ना लीथल इंजेक्शन देता है। लीथल इंजेक्शन हम लोग कहते हैं जहर युक्त इंजेक्शन को, और रोगी को जो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है, जो लाइलाज बीमारी है और पूरे तरीके से उसका इलाज करवा चुका है, और साइंस एंड तकनीक के आधार पर, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उसका समाधान नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो खुद भी चाहता है, उसका मेडिकल प्रोसेस इस तरह का है कि उसको काफ़ी पेनफुल है, दर्द होता है। जैसे आप फिल्म देखे होंगे गुजारिश, है ना, और उसमें दिखाया गया है ऐसे कि किस तरीके से एक व्यक्ति को काफ़ी कष्ट होता है उसके मेडिकल प्रोसेस में, तो वो केस लड़ रहा है कि भाई उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, और इसकी वो गुजारिश कर रहा है, वो मांग कर रहा है। ठीक है, उसके पीयर्स, उसके फैमिली मेम्बर्स भी ये चाहते हों कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है, ये भी इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, इसमें हम लोग और भी कई विषयों को देखते हैं। ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अवेलेबल हों जो मृत्यु कम से कम दर्द में दे सकते हों। अब ये बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन ये भी जानने लायक विषय है कि ये इसकी भी पढ़ाई लिखाई होती है। जैसे डेंटिस्ट होते हैं, या जैसे बैचलर इन फिजियोथेरेपी होते हैं, बीपीटी, ऐसे ही एक स्पेशलिस्ट होते हैं यूथेनेसिया के। और जिन देशों में ये वैलिड है, जैसे कि लग्जेमबर्ग, है ना, या नीदरलैंड, ऐसे देशों में वहाँ इसकी पढ़ाई लिखाई भी होती है मेडिकल साइंस में। ठीक है, तो ऐसे डॉक्टर्स अवेलेबल हों जो बहुत कम दर्द के साथ मृत्यु देने के एक्सपर्ट हों, यानी ऐसे सूचरिंग करें, ऐसे इंजेक्शन दें कि पता भी ना चले, और उसका जो केमिकल हो वो जहर का, लीथल इंजेक्शन का, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल ना हो। ठीक है, तो किसके मेडिकल कंडीशन में क्या होगा और किस तरीके से किया जाएगा, ये देखने लायक बात है। ये नहीं कि छोटे छोटे पीस बना करके अब जो इसको मृत्यु ही देना है तो ऐसा नहीं कर सकते, इनह्यूमन नहीं कर सकते। तमाम चीज़ें इसमें हैं और अभी आपको डिटेल से इस पर बात करेंगे। इसमें यह भी शामिल है कि वो हॉस्पिटल अथॉरिटी या कोई मेडिकल एसोसिएशन भी ये चाहता हो या ये समझता हो, इससे एग्री करता हो कि अब कोई और रास्ता बचा नहीं है और हम लोग अब यूथेनेसिया की तरफ ही बढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति इंजेक्शन देता है, बाहर से इंजेक्शन दिया जाता है, लीथल इंजेक्शन या जहर युक्त इंजेक्शन। ये जो पैसिव यूथेनेसिया है, फर्दर इसके दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, ठीक है, जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। एक ऐसा होगा जीवन रक्षक प्रणाली। इसमें क्या होता है, बाहर से लीथल इंजेक्शन दिया जाता है। लीथल शब्द का अर्थ हमने आपको बताया। तो एक ये इसमें होगा कि जीवन रक्षक प्रणाली पर, जैसे मान लीजिए वेंटिलेटर पर हो या उसका बीपी वगैरह आर्टिफिशियली वो मेंटेन किया गया हो, तो इसको स्विच ऑफ किया जा सकता है। अगर ये कंडीशन है जो सारा प्रयोगात्मक नीति शास्त्र कहता है वो अगर हो जाता है तो उसको हम लोग स्विच ऑफ कर सकते हैं, यानी जीवन रक्षक प्रणाली हम वापस ले सकते हैं और उस केस में हम कार्य कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, वो स्वयं कोई ले ले, रोगी स्वयं इसमें पहल करे, तो क्या होगा कि लीथल इंजेक्शन कोई लेकर के जाएगा और वो उसको दे देगा, ठीक है, और इस तरीके से वो खुद ही
इसमें जो है अपना इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेगा, यानी उसको होश है, जीवन रक्षक प्रणाली पर नहीं है। बहुत सारे देशों में ये लागू है, लग्जमबर्ग है ना, और ऐसे जगह जहाँ नीदरलैंड, जहाँ पे लेफ्ट, न्यू लेफ्ट की राजनीति, जहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम और उदारवादिता का ज़्यादा प्रभाव होगा, ऐसी राजनीति से ये मुद्दे सामने आते हैं, जैसे इंडिविजुअल आइडेंटिटी, महिला पहचान, पर्यावरण संरक्षण। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की लिबर्टी वाली भी बात होती है। तो लिबर्टी में जीवन का जो अधिकार है, तो गरिमामय तरीके से बिना दर्द के मरने का भी अधिकार इसमें शामिल होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 21 के तहत ये बात बताया है। तो एक तरह से न्यू लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स का ये जो है मुद्दा होता है एक अच्छा सा, ठीक है। यूएस के भी कुछ कुछ प्रोविंसेस में है ना, मोंटाना में है, वाशिंगटन डीसी में है, एग्जैक्टली कुछ कुछ जगह पे है। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फेडरल लेवल पर तो इसको मान्यता नहीं दिया गया है, कानूनी मान्यता, बट कुछ राज्यों में प्रांतीय स्तर पर इसको मान्यता दिया गया है। वॉलेंट्री से आप खुद ही समझ रहे हैं, जब रोगी खुद इसकी इच्छा व्यक्त करे और उसके परिजन भी ये चाहते हो कि हाँ अब कोई रास्ता बच नहीं गया है इलाज के बाद, है ना, इनवॉलेंट्री में वो कुछ इच्छा व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है। इनवॉलेंट्री यूथनेसिया तब होगी जब वो दर्द है, बीमारी ऐसी है जो ठीक नहीं हो, सारे कंडीशन वही हैं, सब कुछ वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, लेकिन रोगी ये नहीं कह रहा है पेशेंट कि हमें यूथनेसिया दे दीजिए, वो गुजारिश नहीं कर रहा है। एक ये कंडीशन होगा। तीसरा कंडीशन होगा नॉन ऐच्छिक, नॉन वॉलेंट्री, जिसमें कुछ कहने ना कहने की स्थिति नहीं है, मतलब कोमा में है, ना हाथ चल रहा है, लिख के भी नहीं दे रहा है, मुंह से बोल भी नहीं पा रहा है, इशारे भी नहीं कर पा रहा है कि हमें अब ऊपर पहुंचाओ, ऐसा है, एक ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ये इसके प्रकार है। अब इसमें कौन सा वाला अच्छा होगा इस पर तुरंत नहीं जाना चाहिए, है ना। वैसे एग्जैक्टली जब तक वॉलेंट्री ना हो तब तक इस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, ये मानवता कहती है। और एक्टिव पैसिव में थोड़ा पैसिव को ज़्यादा इजी माना जाता है, और वो ये वाला है ना, जो हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसके लिए कि बाई लॉज उन्होंने बना दिया, उन्होंने जो डिसीजन दिया है भारत में, वो पैसिव यूथनेसिया के लिए है, और वो ये पार्ट है, जीवन रक्षक प्रणाली जो है उसको वापस लेने की बातें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। एक बहुत छोटे से वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन से हम लोग देखेंगे इस पर और बात करेंगे। आप इसको देख सकते हैं। वन मिनट प्लीज, थोड़ा सा ये आगे प्ले हो गया है। ऑलमोस्ट ये स्टार्टिंग फेज में आ रहा है, आप इसको देखिए तो आप समझ पाएंगे। यूथनेसिया मर्डर है या मर्सी किलिंग, एक डॉक्यूमेंट्री है, और एक ब्रीफ जो है इस पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। Euthanasia is when people who are terminally ill or injured are killed painlessly. It is said to be mercy because they are being put out of their misery. There are two main ways that euthanasia is performed, but there are also
अब ये देखिए, बाहर से कोई इंजेक्ट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव यूथेनेसिया। लीथल इंजेक्शन बाहर से दिया जा रहा है पेशेंट को, है ना। इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे कोई पेशेंट है, इसको ऑफ किया जा सकता है ना। ये पैसिव यूथेनेसिया का एक पार्ट हो जाएगा जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब ये देखिए, वॉलेंट्री भी होगा, इस पेशेंट ने खुद ही कहा, तो ये क्या हुआ, वॉलेंट्री एंड एक्टिव यूथेनेसिया का टाइप हो गया। ये इनवॉलेंट्री है। इसमें जो है डिसिसिव स्टेट ऑफ माइंड में कोई पेशेंट नहीं आ पाता है। और यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल खुद ही से लीथल इंजेक्शन ले रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये कोई बहुत अच्छी कोई ऐसा विषय तो है नहीं जिसको इतना ज़्यादा देखा जाए तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। और हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। और हमने ये देखा कि इसके क्लासिफिकेशन में किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब जरा सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम अभी अप्लाइड एथिक्स की बात करेंगे। और आपको मैंने पढ़ाया है कि एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ लॉ ही सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सिर्फ कानून के आधार पर ही हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है, या क्या सही और गलत का निर्धारण सिर्फ कानून के आधार पर नहीं होता। अप्लाइड एथिक्स बहुत डिटेल से इसको चीज़ों को देखता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के विचार क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भारत में इसे आर्टिकल 21 से जोड़कर देखा है। आर्टिकल 21 आप जानते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात है। तो जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है कि यदि हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसके मेडिकल प्रोसेस में काफ़ी दिक्कत होगा, तो ये मैं तय करूँगा कि विज्ञान एवं तकनीक का कितना प्रयोग जो है वो किया जाएगा मेरे शरीर पर। तो पर्सनल लिबर्टी को एक तरीके से अपहोल्ड किया गया है, इसको प्रमोट किया गया है, ठीक है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल लिखने को दिया, लिविंग विल लिखने का ऑप्शन दिया है। लिविंग विल क्या होती है? जैसे कि प्रॉपर्टी की विल होती है ना, तो ये एक तरीके से वसीयत है, वसीयत। और ये हमारे शरीर जो हमें मिली है, ये अस्थि मज्जा की, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। वैसे भी हमें इससे ज़्यादा किसी को महत्व तो नहीं देना चाहिए। आप दर्शन, फिलॉसफी ये सब देखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो अपने यंग एज में, है ना, एक लिविंग विल लिख सकता है। ये उसका फ्रीडम है, ये उसकी लिबर्टी है कि अगर उससे भविष्य में कोई बीमारी होती है तो उसके शरीर पर कितना विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। और यह आर्टिकल 21 के तहत आता है ना, कि किसी बीमारी होने पर, बीमारी की स्थिति में, है ना, शरीर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये होगा। तो इसके आधार पर वो अपने जीवन लीला को
अपने हिसाब से संचालित कर सकता है और ये मनुष्य का अधिकार है। ये आर्टिकल 21 के एम्बिट में आता है। ऐसा कह के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के लोकस स्टैंडर्ड को और बड़ा कर दिया। ये हम जानते हैं कि मेनका गांधी केस के ज़माने से ही आर्टिकल 21 जो है इसका क्षेत्राधिकार बढ़ता चला जा रहा है। जीवन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में नींद लेने, स्वच्छ जलापूर्ति, पर्यावरण, है ना, मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने, है ना, और प्राइवेसी एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है। उसी में यूथेनेसिया भी शामिल है। पीटी में पूछते भी रहते हैं, हल्का सा कोई विषय है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति लिविंग विल लिखा, ठीक है, तो वो यूथेनेसिया की तरफ कैसे जा सकता है? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता दिया है। पैसिव यूथेनेसिया, निष्क्रिय यूथेनेसिया को मान्यता दिया है। मतलब अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए, और इसका भी कौन सा वाला पार्ट, जीवन रक्षक प्रणाली, है ना, की वापसी। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर किसी पेशेंट को अगर रखा गया है, तो और कंडीशंस उसमें देखना पड़ेगा। उसने लिविंग विल लिखा है तो अब कोई हो नहीं सकता, तो वो इधर किया जा सकता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रोका जा सकता है ताकि उसके शरीर पर दर्द होने और उसे और दर्द देने से बचाया जा सके। लेकिन ये अंतिम विकल्प के रूप में ये होगा। अब इसमें सवाल उठता है कि ये कैसे पता चलेगा कि किस बीमारी के लिए, है ना, हम लोग यूथेनेसिया का जो है ऑप्शंस उधर जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भाई एक मेडिकल बोर्ड होगा, मेडिकल बोर्ड होगा जो ये तय करेगा, एक क्लासिफिकेशन बनाएगा कि किस बीमारी के संदर्भ में हम यूथेनेसिया का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल बोर्ड की बात भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। इतना ही नहीं, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में 2018 का डिसीजन है इनका, ये भी कहा है कि कई लोग ऐसे होंगे जो लिविंग विल नहीं लिखे होंगे, है ना, तो लिविंग विल नहीं लिखे होंगे अपने शरीर के बारे में, वो कैसे इसको देखेंगे? तो भारत में लोग इतने अवेयर या हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है जो लिविंग विल लिखेगा, तो कैसा होगा? तो हाई कोर्ट या इसके बराबर की सत्ता की सहमति ली जा सकती है, इसी से डील होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हाई कोर्ट के बराबर कोई हम अथॉरिटी इसके लिए बना सकते हैं, ठीक है, और इनके कहने पर ये पॉसिबल है, तो उस रोगी के घर वाले, है ना, या वो रोगी अगर वो स्थिति में है कि वो गुजारिश कर सकता है वॉलंटरी यूथेनेसिया की तरफ बढ़ने के लिए, वॉलंटरी प्लस पैसिव, तो वो हाई कोर्ट या इसके बराबर की सत्ता से पूछ सकता है। ठीक है, ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई हैं। लेकिन वही बात है कि सब कुछ न्यायालय के कहने से हो जाएगा, इतना आसान नहीं है ये विषय। इसलिए न्यायालय ने खुद भी इस पर अपनी बात कही है कि देखो भाई, अब हम डिसीजन दे रहे हैं, तो भारत में ये बाईलॉज तो बन गया। आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयन एक उप कानून का रूप ले लेता है, बाइंडिंग नेचर का हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि यद्यपि हमारे डिसीजन के बाद भारत में एक बाईलॉज बन गया कि पैसिव यूथेनेसिया की तरफ हम बढ़ सकते हैं, लेकिन इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा, संसद को, कि ये गंभीर विषय है, आप इस पर विचार करिए और इसके लिए मेक स्टैट्यूट, एक कानून बनाइए, एक अच्छा कानून, गंभीरता से सोचिए इसमें क्या मुद्दे हैं, क्योंकि इसमें चुनौतियां बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं। अब जैसे लिविंग विल की बात करते हैं, अब मान लीजिए ये कौन लिखेगा? मान लेते हैं कि मैं लिविंग विल लिखता हूँ अपने शरीर के लिए। अब आज से 20 साल, अब वैसे तो एक्सपायरी डेट कुछ होता नहीं है, कोरोना में ऐसे भी क्या होगा कुछ पता नहीं है किसी का, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि 10-12 साल या 15-20 साल के बाद जब उसकी जीवन लीला, या 30-40 साल के बाद जीवन लीला समाप्ति पर आएगी, या बुजुर्ग हो जाएगा, या उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, तो उस समय कौन से तकनीक होंगे, कौन से तरीके होंगे जो उसके शरीर पर अप्लाई किया जाएगा?
आज के हिसाब से करोगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगा। हो सकता है आज जो मेडिकल प्रोसेस हो उसमें दर्द अधिक होता हो और आज से 30-40 साल के बाद उसमें दर्द ना हो। जैसे हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए ड्रिल करते हैं, वो ड्रिल ना करके कुछ ऊपर से ही रख के हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये इजी नहीं है कि इतना एंटिसिपेट करके हम कैसे लिविंग विल को लिखें, वसीयत को कैसे लिखें, है ना। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और रिसर्च लगातार होते रहते हैं, इसलिए इसका पूर्वानुमान पूर्णतः करना संभव नहीं हो पाता है। एक तो ये पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। दूसरा, ये मेडिकल बोर्ड जो होगा तो ये क्या करेगा? क्या ये मेडिकल बोर्ड 24/7 काम करेगा? और यूथनेसिया की आवश्यकता है या नहीं है, इसका निर्धारण बेसिकली एक कंडीशन से होता है। डेंगू या डेंगी से भी लोग मर जाते हैं और कैंसर से भी लोग बचकर आ जाते हैं। तो हम रॉ तरीके से नहीं कह सकते कि ये बीमारी है जिस पर यूथनेसिया हो जाएगी और ये बीमारी में यूथनेसिया नहीं हो सकती है। ये तो उस रोगी के मेडिकल कंडीशन और इलाज की प्रक्रिया के तहत होगा। तो क्या ये मेडिकल बोर्ड उस समय रहेगा, जीवित रहेगा, 24/7 रहेगा? ये एक प्रश्न है। अच्छा, लोग अगर किसी ने लिविंग विल नहीं लिखा तो हाई कोर्ट के बराबर की सत्ता से जाकर के लोग पूछेंगे, जिस देश में गरीबी भुखमरी के नाम पर लोग अपने माता पिता को छोड़ आते हैं, है ना, हरिद्वार और वाराणसी में, है ना, गंगा स्नान कराने के बहाने, है ना, ले जाते हैं। और दूर दराज की महिलाओं को, ऐसा रिसर्च है, ऐसा पाया गया है कि उनको कहते हैं कि बस आप यहीं रहिए, हम तुरंत आ रहे हैं, और वो गायब हो जाते हैं। जिस देश में इतना मुश्किल है, गरीबी भुखमरी के नाम पर बोझ बन जाते हैं, जहाँ पर बुजुर्ग, वहाँ तो लोग तुरंत जाके ले लेंगे, है ना। और हमारे बुजुर्ग तो आहा हो करते ही रहते हैं कि अब इससे अच्छा था कि जान चला जाता। उसी को रिकॉर्ड करके इसको हम स्वैच्छिक मामला बना सकते हैं, जाके कोर्ट में कर सकते हैं पेशी, जहाँ पे ऑनर किलिंग की इतनी प्रॉब्लम हो। ठीक है। अब लड़कियों का, किसी भी लड़की को किसी से मोहब्बत हुआ तो उसको किसी डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, उसको सर्टिफिकेट दिला देंगे कि इसको वही बीमारी है जो मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि इस कैटेगरी में यूथनेसिया हो सकता है, और ले जाएंगे उसको जबरन जीवन रक्षक प्रणाली पर चढ़ाएंगे और स्विच ऑफ करवा देंगे। क्योंकि मेडिकल एथिक्स तो है नहीं इंडिया में, हवाओं फिजाओं में भ्रष्टाचार है, तो इसका काफ़ी मिसयूज हो सकता है, इसका लूफॉल बहुत है। तो कभी भी आए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय थे उसका आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो ये सारे मुद्दे जो हमने अभी डिस्कस किए, ये सारे मुद्दे हम उठा सकते हैं। इसीलिए, और इन आलोचना में समालोचना भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ये कहा है कि पार्लियामेंट इस पर विचार करे और इस पर गंभीरता से कानून बनाए। ये तत्काल कोई डिसीजन लेने लायक विषय नहीं है, इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कहानी है सुप्रीम कोर्ट की। अब हम सीधे सीधे आते हैं इस मैटर पर कि इस पर अप्लाइड एथिक्स क्या कहता है, प्रयोगात्मक एथिक्स के तर्क क्या है। अप्लाइड एथिक्स, इसके लॉजिक क्या है, ये क्या तर्क देता है, मतलब कब, किस परिस्थिति में, है ना, हम यूथनेसिया की तरफ बढ़ सकते हैं। तो क्या क्या पॉइंट होगा? कोई लाइलाज बीमारी हो। लाइलाज का क्या मतलब है? अब इंडिया में तो किसी चीज़ को भी लाइलाज लोग नहीं मानेंगे। आप किसी भी बीमारी का नाम लीजिए, यहाँ पे हर कोई डॉक्टर है, कोई भी बता देगा लहसुन पी लो, है ना, ये पत्ता खा लो, ऐसा हो जाएगा। तो इसका फिर कोई मानक होना चाहिए ना। तो ऑस्ट्रेलियन एक थ्योरिस्ट हैं पीटर सिंगर, जिन्होंने इसके लिए किया है कि कोई लाइलाज बीमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, एलोपैथ, है ना, बाकी आयुर्वेद ब्ला ब्ला होम्योपैथ, इन सबको मान्यता नहीं दे सकते। झाड़ फूक, ओझा गुनी, इंडिया में तो हर चीज़ है, कुछ ना कुछ तो उपाय लोग बता ही देंगे। पॉजिटिव सेंस का कंट्री है, आशावादी है, सैंग्विन पर्सनालिटीज़ यहाँ पर बहुत पाई जाती हैं, जो हिपोक्रेट्स ने बताया था, इसलिए ऐसा है। बट अगर विज्ञान तकनीक के आधार पर ऐसा लगता है कि कोई लाइलाज बीमारी है, या मान लीजिए किसी दुर्घटना से, हाँ, दुर्घटना कोई है और इससे कोई डिजीज़ हो गया है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर ये भी अब हो नहीं सकता इसमें सुधार, ये भी क्या हो गया, लाइलाज हो गया।
इसका इलाज संभव नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति हो, इसमें पेन बहुत हो साहब, दर्द बहुत हो, किसमें? इसके मेडिकेशन प्रोसेस में। मेडिकेशन प्रोसेस में कोई सुचरिंग होता हो, इंजेक्शन होता हो, कोई केमिकल, कोई दवा ऐसी हो जो दर्द बहुत देता हो, और ये दर्द इतना हो कि लगे कि अब इससे भी मृत्यु संभावित है, इससे डेथ की संभावना हो, मृत्यु संभावित हो। ठीक है, इतना ही नहीं, हाँ, यूथेनेसिया की तरफ तब हम बढ़ सकते हैं जब ये वॉलेंटरी हो, स्वैच्छिक हो। ठीक है, मतलब रोगी भी अब इसकी इच्छा व्यक्त कर रहा है, उसको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है। रोगी के परिजन भी ये चाहते हो। ठीक है, परिजन या परिवार, इनकी भी क्या हो, अब सहमति हो। अब ये मान के चलते हों कि भाई इनकी जीवन लीला जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं है, अब इसी रास्ते पर बढ़ा जा सकता है, ये भी हो। ठीक है, कोई भी मेडिकल बोर्ड या कोई जाना माना अस्पताल इसका प्रमाणीकरण करता हो, सर्टिफिकेशन करता हो कि इस चीज का इलाज संभव नहीं है। ठीक है, कोई मेडिकल बोर्ड या अस्पताल इसके लिए प्रमाण पत्र देता हो। क्या प्रमाण पत्र क्या होगा? प्रमाण पत्र इस तरह का हो कि इलाज संभव नहीं, और जाहिर है ये इलाज कैसा होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पे देखा जाएगा। ये आयुर्वेद, यजुर्वेद, झाड़ फूक इत्यादि इत्यादि वो इंडियन जो तौर तरीके हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मान्यता है, तो उन सब चीज़ों के आधार पर नहीं, एलोपैथी के हिसाब से ये नहीं हो पाता हो। और मृत्यु, बड़ा अजीब सा लग रहा है, मृत्यु देने के विशेषज्ञ होते हैं। अब ये कोई बड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, मतलब ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हों जिन्हें, इसका मतलब क्या है? मेडिकल कर्मी, मेडिकल ऐसे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हों, है ना, जो एक्सपर्ट्स हों इस चीज़ के लिए, और वो कर सकते हों, और इसे कानूनी मान्यता भी मिल गई हो। लॉजिक में कानूनी मान्यता, लॉ भी कहता हो कि इस कंडीशन में हो सकता है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में लॉ नहीं है लेकिन इंडिया में बाईलॉज है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें ब्रेन जीवित रहता है, बाकी अंग मर गए, है ना, और वो क्या है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है कोई, और कोई रास्ता नहीं है, तो हम इस तरफ बढ़ सकते हैं। या कई बार ब्रेन लेट से बाकी ऑर्गन, मतलब अब खड़े होने की कोई संभावनाएं नहीं है, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर किसी पेशेंट को रखा गया है, तो इस तरफ बढ़ा जा सकता है। कोर्ट के तरफ से एक बातें ऐसी कही जाती हैं, तो बाईलॉज इसमें होना चाहिए। ये सारे कंडीशंस हो जाएं, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो कितने पॉइंट हो गए, पॉइंट काउंट कर लें। एक, लाइलाज बीमारी हो, दुर्घटना से कोई बीमारी पकड़ ली हो, वो भी ठीक होने की संभावना ना हो, पेनफुल बहुत होता हो, दर्द बहुत होता हो, ठीक है, और ये रोगी खूब चाहता हो कि अब ये हो जाए, ठीक है, रोगी के परिजन इसके फेवर में आ गए हों कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है, अब ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई मेडिकल बोर्ड या ऐसा कोई जाना माना अस्पताल हो जो ऐसा सर्टिफिकेट देता हो कि हाँ जी ये बात ठीक है, इसका इलाज संभव नहीं है। इतना ही नहीं, मृत्यु देने के एक्सपर्ट्स भी यहाँ होने चाहिए, है ना।
छोटे छोटे पीस बना करके, है ना, नहीं मारा जा सकता। कम से कम दर्द में मृत्यु कैसे दिया जाए किसी कंडीशन में, उसके लिए लीथल इंजेक्शंस क्या होगा या लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही वापस लेने की प्रणाली होगी, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए समझ होना चाहिए। कई कंडीशन में ब्रेन का डेथ जो है वो हो जाता है, पर हालांकि बड़ा मिस्टीरियस है, डॉक्टर्स बहुत जान नहीं पाते हैं। मैंने तो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत जाके डॉक्टरों से आईसीयू में हमने इंटरेक्शन भी किया है, लेकिन डॉक्टर्स कई बार बताते हैं कि कई ऐसे पेशेंट रहे जिनके ब्रेन का डेथ पहले हो गया था, और कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि ब्रेन का डेथ बाद में होता है, इंटरनल ऑर्गन्स सारे वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो क्या कैसे होता है, अगर यही जान जाता साइंस, सब कुछ जान जाता, तो कोरोना का दवाई भी ले लेता, जाहिर है। तो साइंस के बस का है नहीं, डेथ वेथ, जन्म मरण जो है, बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन तो है ही। साइंस भी एक अच्छा अनुमान है जो रिसर्च के आधार पर होता है। जब भी कोई नए फाइंडिंग्स मिल जाते हैं, जब नया कुछ विषय आ जाता है, तो उसके अनुमान में भी बदलाव हो जाता है। और फाइनली 7वें पॉइंट के बाद 8वां पॉइंट ये है कि कानूनी मान्यता उसको मिलनी चाहिए। अब एथिक्स में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस परिस्थिति में, है ना, यूथनेसिया की तरफ बढ़ा जा सकता है, उसके तर्क क्या हैं, तो यहाँ से कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट किया जा सकता है। आपसे कोई केस स्टडी बनाया जाता है कि मिस्टर एक्स एक संभ्रांत परिवार से हैं, एलीट क्लास से हैं, ये इसलिए था कि गरीबी के चलते वो कोई यूथनेसिया नहीं चाह रहे, ये क्लैरिफाई हो। उन्हें कोई ऐसी बीमारी है जिसके मेडिकेशन में काफ़ी दर्द होता है और वो चाहते हैं कि उन्हें यूथनेसिया दे दिया जाए क्योंकि ये उनका अधिकार है, ठीक है। और न्यायपालिका भी इसके लगभग पक्ष में आ गई। तो ऐसे एक स्टोरी दे देंगे, फिर आपसे बोलेंगे कि उपर्युक्त विवरण का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। लिखेंगे कि क्या ये स्वैच्छिक यूथनेसिया का एग्जाम्पल है, तो हाँ भाई, रोगी चाहता है तो स्वैच्छिक होगा ही होगा। मैं फिर से वापस आता हूँ और आपको बताता हूँ मैं इसके टाइपोलॉजी के बारे में। यहाँ क्या है, रोगी की इच्छा है, यहाँ पे अनिच्छा है, अनैच्छिक है। इसमें इच्छा अनिच्छा की कोई संभावनाएं नहीं है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रोगी की इच्छा स्पष्ट है कि वो चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर इच्छा नहीं है, वो रोगी कुछ बोल नहीं रहा है, कंडीशन सारा यही है। और यहाँ पर हाँ या ना, हाँ या ना की स्पष्टता नहीं है, ऐसे हो सकते हैं। तो जो हमने केस स्टडी बताया उसमें रोगी खुद ही कह रहा है मिस्टर एक्स चाह रहे हैं ऐसे, और अमीर है भाई, दुनिया में इलाज करवाया होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर ठीक होने की कोई संभावनाएं नहीं है, तभी वो इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। तो ये क्या है, वॉलंटरी यूथनेसिया का एग्जाम्पल होगा। उसमें जब भी कोई मुद्दा डाला जाए और ये पूछा जाएगा कि कब होगा, तो जितने पॉइंट्स हमने अभी आपको बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, आई रिपीट अगेन, ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पे, दुर्घटना से भी जनित हो सकता है। तीसरा, खुद ही चाहता हो, वॉलंटरी हो, उसके परिजन भी चाहते हो, ऐसी कोई जानी मानी हॉस्पिटल अथॉरिटी या कोई मेडिकल बोर्ड लाइक WHO या हमारे यहाँ का ICMR, कोई एम्स जैसा हॉस्पिटल सर्टिफिकेशन करता हो कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, कानून भी इसके पक्ष में हो, उस अस्पताल में डेथ के एक्सपर्ट्स हों, उस प्रक्रिया में जो उसकी बीमारी का जो कंडीशन है उसमें डेथ की तरफ बढ़ने के लिए सबसे आसान, सरल, कम दर्द वाला रास्ता क्या होगा, इसके एक्सपर्ट अवेलेबल हों, तब इसके तरफ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। और जिन देशों में यूथनेसिया को कानूनी मान्यता है, जैसे नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ऐसे देशों में, वहाँ पर ये सारे कंडीशंस देखने को मिलते हैं जो हमने डिस्कस किए अभी थोड़ी देर पहले। इंडिया में वॉलेंट्री और पैसिव, पैसिव का ये वाला होगा, है ना। भारत में पैसिव यूथनेसिया को मान्यता दिया गया है। एक्टिव थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है, ये ज़्यादा जब लिबर्टी वाली बातें आ जाएं कुछ आवश्यकता से ज़्यादा, तब शायद ऐसा होगा। बट कई ऐसे दुनिया में देश हैं जहाँ पर एक्टिव यूथनेसिया को भी मान्यता दिया गया है, ठीक है।
तो इस पर प्रश्न बनेंगे और निश्चित रूप से ये आपको जो डिस्कशन हमने किया ये आपको लाभ पहुंचाएगा, आसानी से अपनी बात को आप रख पाएंगे। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के जो विषय हमने डिस्कस किए इस पर भी कुछ सवाल हो सकता है, ठीक है। इसकी आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए प्रश्न हो सकते हैं। मैं एक दो प्रश्न आपको लिख देता हूँ बोर्ड पे, आप उसको मेंस एग्जाम के लिए तैयार करेंगे तो अच्छा होगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इस पर, ठीक है। एक तो पहला ये देखेंगे कि हाल में कुछ मिसबिहेव हो रहा है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यूथनेसिया पर निर्णय प्रस्तुत किया गया। है। आपके विचार में यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक सही या उचित है। ये 150 वर्ड्स के लिए हो सकता है। इट कैन बी इन 200 वर्ड्स, ठीक है। इस पर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो प्रश्न यहाँ से होगा इस तरीके से, जो कोर्ट का जो डिसीजन है, मे बी ये जीएस पेपर 2 में आ जाए, फंडामेंटल राइट्स जोड़ करके ये सवाल आ सकता है। मूल अधिकार के चैप्टर में एक प्रश्न यहाँ से हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो होगा ये अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न ऐसा हो सकता है जिस पर अप्लाइड एथिक्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे है ना, यूथनेसिया या इच्छा मृत्यु से आप क्या समझते हैं। इसके प्रकारों का वर्णन करें और यह बताएं कि किस परिस्थिति में इच्छा मृत्यु का विकल्प नैतिक होगा, एथिकल होगा। ठीक है। इट कैन बी इन 150 वर्ड्स, मे बी इन 200 वर्ड्स। ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस पर हमने बताया आपको कि एक कंडीशन दिया जा सकता है, केसेस भी बना करके सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी में अप्लाइड एथिक्स के उन्हीं आइडियाज़ को आपको लेकर के चलना होगा जो आपने देखा जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा चैप्टर था, आप इसको तैयार करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।